नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। जी हाँ, अगर आप कड़ी परिश्रम करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमने को मजबूर हो जाती है और मोमेंटम ने इसको हासिल करके दिखाया है। पिछले दिनों आपको दिखाया कि कैसे प्रतिभाओं की भरमार दो चेहरों ने दी थी इस गोरखपुर को, जो विदेश देश सब जगह अब गोरखपुर का नाम रोशन करने वाले हैं। लेकिन उसमें दो चेहरे ऐसे भी थे जिनकी परिश्रम थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए कहूँगी क्योंकि जब मेहनत रंग ला जाए तो उसके पीछे कहानियाँ, चेहरे, आंसू, दुविधा और असंतोष बहुत कुछ होता है। उन्हीं कहानियों को उजागर करने लेकर के आई हूँ। दो चेहरे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य गुप्ता। कह रही थी कि कहानियाँ बहुत होते हैं, चेहरे बहुत होते हैं, इमोशंस बहुत होते हैं। पहले तो बताइए, परसेंटाइल बताइए और इमोशंस बताइए। 98.82 और इमोशंस मतलब काफ़ी खुश हूँ, लेकिन थोड़ी सी कमी मतलब रह गई, लेकिन जितना आया उतने से भी काफ़ी खुश हूँ। गार्जियन और मतलब रिश्तेदार वगैरह जो भी हैं सारे बहुत बहुत खुश हैं और मतलब एक्सपेक्टेशन जो थी वो पूरी हुई है, जो भी मतलब उम्मीद। रिश्तेदारों का जिक्र कर दिया है भाई, रिश्तेदार भी खुश होते हैं, ये देखिए नया संदेश है। और रिश्तेदारों की बात की है तो वहाँ पहुँचूंगी, लेकिन उससे पहले आपने अरविंद जी की बात की, आपने विकास जी की बात की, फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं थोड़ा। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे किराना स्टोर चलाते हैं और गांव में ही वहीं किराना स्टोर है, और बाकी वही घर के लोग और थोड़ा खेती गृहस्थी करते हैं। हाँ। एक और बच्चा है भाई, थोड़ा सा मुस्कुराता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज मौर्य है। मैंने जेईई मेन सेशन 1 में 98.96 परसेंटाइल हासिल किया है। मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश हैं इसको लेके कि मेहनत एक दिन रंग लाती है। थोड़ी चूक हो गई बट अगली बार ट्राई करेंगे और अच्छा। एडवांस पे फोकस है बिल्कुल कि और अच्छा ट्राई करें और अपनी मेहनत को और निखारें। अच्छा ये बताइए, कहाँ के हैं और पिताजी क्या करते हैं? मैं सियापार, एक विलेज है सज्जनवा के साइड, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी की भी एक शॉप है, वो शॉप पे ही रहते हैं। माताजी मेरी एक गवर्नमेंट स्कूल में एक सहायिका हैं। ज़्यादा सैलरी नहीं है बट फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी बट पेरेंट्स ने ये सपोर्ट दिखाया कि मोमेंटम में पढ़ाने के लिए, मेरे सपनों को साकार करने के लिए उनकी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब मैंने घर पे बताया तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि जाओ ठीक है, अपने सपने को परस्यू करो, इंजीनियरिंग करो। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाकी घर में बहुत खुश हैं लोग। खुश हैं? बिल्कुल। अच्छा विकास जी, आपके पास थोड़ा आना चाहती हूँ। जैसे बच्चे ये हमेशा कहते हैं और जब कुछ शुरू होता है तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं कि पिताजी के मन में भी रहता है कि पैसे कैसे एडजस्ट होंगे या वहाँ पे रहेगा कैसे, क्या वो एटमॉस्फेयर मिल पाएगा फैमिलियर जहाँ इतने सारे बच्चे हैं। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? हाँ, जैसे कि इनके पेरेंट्स लोगों ने पहले ये स्टार्टिंग में, जैसे हम लोग के यहाँ मोमेंटम कोचिंग में हमने 5-6 बच्चों के रहने के लिए, हॉस्टल नहीं बस 5-6 बच्चों के रहने के लिए हमने सुविधा दी है उनको रखने के लिए। तो ये पहले इन लोग रेडी नहीं हो रहे थे आने के लिए। मैं देख रहा था कि ये बहुत अच्छा क्लास में परफॉर्म कर रहा है और लेकिन उसके आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। तो हमने इसको मोटिवेट किया कि तुम आओ, तुम्हें कोई चार्ज नहीं लगेगा, तुम यहाँ पर रहो और जिससे कि ऐसे बच्चों जो हैं वो निखर के आ सकें। हमने फ़ीस भी बहुत कम की जिससे कि इन लोग परस्यू कर सकें। और मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा मेधावी है और मोमेंटम में उसको फ़ीस की दिक्कत नहीं होती है। आज की बात नहीं, कभी भी अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है और गरीब है तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक कि हमने हॉस्टल की भी इसकी फ़ीस नहीं ली, बस इसकी फूडिंग हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हम हॉस्टल नहीं चलाते हैं, तो इसको बस फूडिंग की कुछ व्यवस्था अपनी तरफ से करनी पड़ती थी। बाकी हम चाहे कि ये अच्छे से परफॉर्म करे, मोटिवेट हमने किया, उसका रिजल्ट आया। थोड़ा सा तो कम ही है लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में ही और अच्छा करेगा ये। आपके पास थोड़ा सा आते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर। किस तरीके से देखते हैं? अच्छा ये पढ़ाई की बातें हो गई, अभी इनसे पूछेंगे कि रूटीन भी क्या रहा है आपकी कोचिंग से लेकर के घर तक, पिता से बातचीत होती है कि नहीं, माँ से बातचीत, लेकिन उससे इतर जब बच्चा यहाँ पे होता है वो माहौल कैसे क्रिएट करते हैं? अगर कुछ पर्सनल दिक्कत है तो क्या आप तक बच्चे पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि वो टीचर का वो होता है, खौफ होता है, क्या वो सब चीज़ें कैसे नकार रहे हैं मोमेंटम? मैम देखिए, जो बच्चे दूर दराज गांव से आते हैं, जिनकी स्कूलिंग जो है बहुत अच्छे स्कूल से नहीं हो रखी होती है और ना ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी हो रखी होती है, तो कई बार उनके मन में एक हेजिटेशन और संकोच भी होता है कि मैं अपने कोचिंग के ओनर या अपने टीचर या डायरेक्टर से कैसे मिलूं और अपनी बात कैसे रखूं।
तो देखिए यहीं पर मोमेंटम बाकी दूसरों से अलग है। जब हमें एक बार ये लगता है कि बच्चा अच्छा है और फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चा टैलेंटेड है और मेहनती है, कर सकता है, तो हम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इवन वो हमारे पास आएँ कि पहले हम उनके पास चले जाते हैं कि बेटा अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, तो हम मिल के पर्सनली बात करते हैं। इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स की भी अगर मैं बात करूं तो वो ऑफिस पे आए, उनसे भी हम उनको मिले, उनको हमने कॉन्फिडेंस दिया कि देखिए आपके बच्चे अच्छे हैं और ये अच्छा करेंगे, हम उनके साथ हैं। हॉस्टल की जहाँ तक मैं बात करूँ, जो बात हो रही थी, तो जैसे शुरुआत में ये लोग एग्री नहीं थे कि हॉस्टल में रोका जाए, क्योंकि हॉस्टल का अपना एक खर्चा होता है, तो पेरेंट्स उतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो हॉस्टल का खर्च कैसे अलग से दिया जाएगा। तो हमने इमीडिएटली उनके लिए हॉस्टल फ्री किया कि उसका कोई चार्ज नहीं है। और हॉस्टल में जब हमारे आ जाते हैं और अच्छे बच्चे होते हैं, हॉस्टल हालांकि हमारा फुल फ्लेज्ड हॉस्टल नहीं है, कुछ अच्छे बच्चों के लिए सिर्फ है, तो एक और बेनिफिट जो इनको मिल गया वो ये था कि हमारे पास ये हमेशा अवेलेबल थे। मतलब कभी भी इनको कुछ डाउट है, कोई दिक्कत है, तो हमेशा हमसे मिलकर बात कर सकते हैं। और इनको हमें ये कॉन्फिडेंस देना पड़ा कि आप अच्छे हैं, आप मेहनत करिए और आपको हमारे पास आने में हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आके हमसे पूछिए, जो भी दिक्कतें हैं, पर्सनल को दिक्कत है, आके मिलिए, हम उसको दूर करेंगे। शायद उसी का रिजल्ट है। रिजल्ट आ गया है और रिश्तेदार खुश है, जैसा आपने कहा था। माँ खुश है? हाँ, माँ तो बहुत खुश है, मतलब माँ तो रो भी रही थी, मतलब खुशी के आंसू तो आ ही जाते आ हैं। जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये बताइए, जब सपने देखे थे आज पूरे हो गए, उस बीच का हिस्सा बताइए। कभी लगा था कि यहाँ तक खड़े हो पाएंगे कभी, या फिर कभी ऐसा मोमेंट आया हो कि हार रहे हूँ, कि कुछ तो दिक्कत है, हमें नहीं हो पा रहा है? नहीं, मोमेंट्स तो कई बार आते हैं, कभी नंबर कम हो जाएं या फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन मतलब अंदर से एक मोटिवेशन जो होता है वो भी हमें मतलब उन सब चीज़ों से फिर से वापस खड़ा करता आने वापस मतलब ट्रैक पे फिर आने में हेल्प करता है। और अगर टीचर और पेरेंट्स सब मोटिवेटिंग हों अगर, तो वो मोटिवेट करते हैं, तो फिर से जो शुरुआत हो जाती है। फिर से वो आदमी गाड़ी ट्रैक पे आ जाती है, हो कह जाती सकती हैं। हाँ, आपसे बात हो रही थी पर्दे के पीछे, आपने कहा कि 5:30 बजे जगता था, फिर बस लेता, साइकिल से आता था, फिर बस लेता था, फिर यहाँ पहुँचता था। वो जर्नी थोड़ा बताइए। जब मैं हॉस्टल शिफ्ट नहीं हुआ था, मैं मोमेंटम ज्वाइन किया था इनिशियली, तो मेरा रूटीन यही था कि अगर 7:30 से 2:30 बजे तक क्लास होती थी, तो मैं 5:30 बजे उठ जाता था। आधे घंटे में तैयार होकर मैं 6 बजे घर से निकल जाता था। तो 6 बजे घर से निकलने के बाद साइकिल से मैं एक जगह साइकिल पार्क करता था, 3-4 किलोमीटर साइकिल चलाकर। फिर उसके बाद मैं ऑटो करता था, ऑटो करके मैं बेतिहाता उतरता था। यहाँ से 7:30 से 2:30 बजे तक क्लास चलती थी। मैं क्लास ख़त्म करके तुरंत पैदल रुस्तमपुर निकल जाता था। वहाँ से बस का वेट करता था, टाइम भी इसमें भी बहुत जाता था। बस आती थी तो बस से फिर जहाँ से मैंने साइकिल पार्क करी वहाँ उतरता था, फिर वहाँ से साइकिल उठा के फिर घर जाता था। घर पहुँचने में कितना समय लग जाता था? लगभग 1.5 घंटे के आसपास लग जाता। टाइम किस टाइम पे घर पहुँचते? 2:30 बजे यहाँ से मैं निकलता था, लगभग 4 बजे के करीब मैं घर पे पहुँचता था। फिर 15 मिनट में फिर खाना वगैरह खा के मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाता था और 7 बजे तक पढ़ता था। फिर 7:30 तक फिर खाना खाता था, फिर से फिर 11-12 बजे तक पढ़ता था। आपका क्या रूटीन? अच्छा, ये बताइए, बड़ा सवाल होता है, लोग सोचते हैं कि कुछ क्लियर करने के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो रेपुटेटेड है इंडिया में, उनमें पढ़ाई का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? बच्चा कितना पढ़े तो ये मान लिया जाए कि निकल जाएगा? नहीं, पढ़ाई का ड्यूरेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस ड्यूरेशन में हम लोग कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना कैप्चर कर पा रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 4 घंटे लगातार जो बैठ के पढ़ेगा और जो बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले लेगा तो वही ज़्यादा पढ़ पाएंगे। मतलब इफ़िशिएंट भी होना चाहिए, इफ़िशिएंसी का भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो पढ़ाई तो मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, 12 घंटे, 13, 14, जितना आप बढ़ा सकते हैं, जितना भी है वो समझिए कि कम ही है। उसमें आप भी कितना पढ़ते थे? मैं 12, ये जो आप जवाब देंगे, बच्चे वही पढ़ के उतना ही पढ़ेंगे। लगभग 11 या 12 घंटे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली। अब कैलकुलेटेड नहीं है एग्जैक्ट कि कितना है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट 11 से 12 घंटे। विकास जी, संघर्ष देखते हैं जब बच्चों का, जैसा अभी अरविंद जी ने भी मेंशन किया कि हम खुद ढूंढ लेते हैं उन बच्चों को जिनकी ज़रूरत है, और हम भी इंतज़ार नहीं करते हैं। किस तरीके से इस संघर्ष को भी देखते हैं? और ऐसी बहुत सी कहानियाँ आप हर साल दर साल देखते आ रहे होंगे। कुछ ऐसी एक कहानी बताइए जो लगा हो कि नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देने की।
हाँ, ये बात सही है। पहले जब से इसकी ये कह रहा था कि इसको 1.5 घंटे या 2 घंटे आने-जाने में लगभग 3 से 4 घंटे डेली इसका टाइम जाता था। मुझे नहीं पता था, हम लोग को पता था कि फाइनेंशियली वीक है, हमने उसकी हेल्प की थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि डेली 3 से 4 घंटे इसके वेस्ट हो रहे हैं। इसकी लगभग शायद टॉप 3 में रैंक आई थी हमारे टेस्ट में। तो हमने सारे बच्चों को बुलाया था जिनकी अच्छी रैंक आई, तो इनसे पूछा तो पता चला कि 4 घंटे डेली वेस्ट करता है आने-जाने में। तो उस पे ये अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर ये यहाँ रह के अगर रहेगा तो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसकी जर्नी भी अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग है किसी भी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने कभी नहीं बोला हमसे कि सर हम लोग को 3-4 घंटे का टाइम हो रहा है। ये हमने पूछा तो मालूम पड़ा कि इसके बारे में ऐसा हो रहा है। और ऐसे ही एक एपिसोड हुआ था, एक प्रांशु गुप्ता था, कई साल पहले हमारे यहाँ सिलेक्शन हुआ था। लगभग उसकी ऑल इंडिया रैंक आईआईटी में 600 रैंक आई थी। 600 रैंक आना ऑल इंडिया रैंक में बहुत बड़ी बात है। तो उसकी फाइनेंशियली बहुत वीक था। वो जुबली इंटर कॉलेज में पढ़ा हुआ था, उसने जुबली इंटर कॉलेज टॉप किया था। और उसके फादर जो है वो खैनी की छोटी शॉप चलाते थे, खैनी की। तो फिर हम लोग उसके पास गए, जब उसने टॉप किया हम लोग उसके पास गए, देखे कि बहुत गरीब है, न्यूज़पेपर में छपा था बहुत गरीब है। तो हम लोग उससे बोले कि तुम आओ हमारे यहाँ, तुम्हें कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और उसने 2 साल मेहनत की। स्टार्टिंग में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि बैकग्राउंड उसका ऐसा था, लेकिन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेहनत किया और उसने उसका 600 रैंक लेके आया। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप पढ़ने के लिए हो तत्पर, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। हम लोग ऐसे हैं यहाँ पर। अरविंद जी, जैसे कि अभी सर ने मेंशन भी किया कि और आपने भी अभी इससे पहले जो कॉन्वर्सेशन में कहा कि उस लेवल पे पढ़ाई गांव में, छोटे शहरों में नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि ये बच्चे तो बहुत तेज रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं पढ़ती हूँ और मैं बहुत कमज़ोर हूँ, उन बच्चों पे कैसे मोमेंटम ध्यान देता है? देखिए मैम, ये तुम कोई भी इंस्टीट्यूट गारंटी नहीं दे सकता है कि हम हर एक बच्चे को टॉप करवा देंगे, है ना। तो ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि मेहनत तो बच्चों को करना है। हाँ, बट ये ज़रूर हम गारंटी देते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि हर बच्चा अपने स्फीयर में एब्सोल्युटली जहाँ पे है वो 10 कदम आगे हो 2 साल के बाद। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का 99 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल आएगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हो सकता है वो बच्चा मोमेंटम नहीं आता तो उसका 70 परसेंटाइल होता, तो मोमेंटम आने के बाद उसका 85 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल आ गया। तो एटलीस्ट हर बच्चा जो डिजर्विंग है और जो हमारे साथ मेहनत करेगा, तो वो उसका जो भी जहाँ वो हो सकता था उससे काफ़ी अच्छी पोजीशन पे वो पहुँच जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अच्छे बच्चों को ही केयर कर रहे होते हैं, हम हर बच्चे को केयर कर रहे होते हैं। हाँ, बस ये ज़रूर है कि जो बच्चे अच्छे हैं, स्पेशली अच्छे टैलेंटेड हैं, उनके लिए हम बैच अलग कर लेते हैं। नहीं तो दोनों को लॉस होगा, क्योंकि हमें जो बच्चा ऑलरेडी टैलेंटेड है उसको उसके हिसाब से पढ़ाना है, उसके पेस में पढ़ाना है। जो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है उसको हमें थोड़ा स्लो पढ़ाना है, थोड़ा उसके हिसाब से पढ़ाना है, ताकि दोनों को फ़ायदा हो जाए, दोनों को ध्यान में रखें। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टॉपर्स को केयर कर रहे होते हैं, हम सभी को केयर कर रहे होते हैं। पैम्पर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी इस दौर में जहाँ पर अगर बात करूँ कि सोशल मीडिया है जो आपको अलग अलग तरह की दिशाएं देता है। थोड़ा सा बात करेंगे स्कॉलरशिप को लेकर के। आपके कितने स्कॉलरशिप आए थे, वो एग्ज़ाम कैसे दिया आपने, और आपसे भी यही सवाल रहेगा। स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे जब मैं आया था, तो जब एडमिशन के लिए आया, पता किया तो मुझे पता चला कि SC ST एक एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, और उसके मार्क्स के बेसिस पे हमें मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मुझे स्कॉलरशिप चाहिए थी, स्कॉलरशिप के बिना ये काफ़ी मुश्किल था। तो मैंने वो टेस्ट दिया और उसमें 10th तक के ही सवाल थे, थोड़े अच्छे सवाल थे। तो उस टेस्ट को मैंने दिया और उसमें शायद मेरी 2nd रैंक थी, तो उसके बेसिस पे मुझे 80% स्कॉलरशिप मिला था। और 80% स्कॉलरशिप से भाई 22,000 मेरी फीस मतलब लगी है टोटल। और आपने कैसे दिया, और ये एग्ज़ाम के बारे में पता कैसे चला आपको? मैंने काउंसलिंग करी जब मोमेंटम में, तो मुझे पता चला कि SC ST ऐसा कुछ एग्ज़ाम होता है जिसमें स्कॉलरशिप हमें मिल सकती है। विदाउट स्कॉलरशिप ये बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। तो मैंने SC ST दिया था, मुझे भी 40% स्कॉलरशिप मुझे मिली थी। और उसके बाद फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। गाड़ी थोड़ा सा, और आप जाते जाते जरा आपने रिश्तेदारों की बात की थी, कोई ऐसा बताइए कि रिश्तेदार ने बोला हो कि ले भेज रहे हो बेटे को गोरखपुर, बर्बाद हो जाएगा, और अब फ़ोन करके बोल रहा है बधाई हो? नहीं, ऐसे कोई रिश्तेदार तो नहीं थे। मतलब रिश्तेदार अब मन में क्या सोचते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन सामने तो मतलब कोई अच्छा ही ऐसा बोलते हैं। सामने पहले तो भी कोई अच्छा ही बोलते थे। हाँ, पहले बदमाश भी नहीं बोलते थे कि बदमाश है। नहीं, बदमाशी ऐसी कोई करी नहीं थी कि कोई मतलब बदमाश बोले। ये भाई तेज लीग के अलग के बच्चे हैं। क्रिकेट खेलते हैं? जी बिल्कुल, मैंने 10th तक बहुत क्रिकेट बहुत खेला है। खेला है। डांट पड़ी है कभी? नहीं, खेलने के लिए मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे डांटा नहीं कि जाओ पढ़ो और क्या कर रहे हो। मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा मुझे बोला नहीं।
बधाई आ रही है रिश्तेदारों की? बिल्कुल आ रही है, बहुत खुश हैं अब सभी। तो पिताजी और घूम रहे होंगे कि अरे लड़का देखो, रिश्तेदारों को भी देखिए, बड़ा काम किया आपने रिश्तेदारों को खुश करके। कोई बोलता नहीं है, देखो। ठीक है, ये कहानियाँ हैं, ये चेहरे हैं, और ऐसे 2 चेहरे, 4 चेहरे, 6 चेहरे, हज़ारों चेहरे आपको मोमेंटम से दर साल सालों आपको मिलते रहेंगे। लेकिन जो 2 चेहरे हैं, जो फाउंडर हैं मोमेंटम के, इन्होंने ही वो आधार दिया है कि वो बच्चे जो स्कॉलरशिप लेकर के आए, अपने जो अगर वो डिज़र्विंग है तो अपनी प्रतिभा को दिखाए तो सब कुछ आसान है। और कहते हैं कि अगर आपने कदम बढ़ाया है तो जूते पहनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत सहायता है, बहुत। हिंदुस्तान इतना बड़ा दिल वाला देश है कि सब कुछ मिलता है यहाँ पर। कोशिश कीजिए, घर से निकलिए, हम भी निकले हैं, वो बच्चे भी निकले हैं, और जो 2 चेहरे मदद कर रहे हैं वो भी कभी निकले थे, उनकी भी कहानी आपको पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा। मोमेंटम को देखिए, उन बच्चों को देखिए, बहुत सारे लोग हैं दर साल जो आते हैं सपने लेकर के, आशा की किरण लेकर के, मजबूरी लेकर के, आंसू लेकर के, और उन परिवार का एक कंधा बन के कि हम कुछ करेंगे और आगे अपना भविष्य निखारेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।